नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है। हेमंत सर, एक बड़ी खबर ये है कि हमारे देश में जो सबसे बड़े धनवान लोग हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, उनमें से जो शुरुआती 2-3 नाम आते हैं, उन 3 नामों के में जहां अडानी अंबानी साहब का नाम आता हो, जो सबसे बड़ी औकात के लोग हैं, उतना रुपया पिछले 2 महीने में एलन मस्क जो है वो गंवा चुके हैं। सर, इसको कैसे देखा जाए? क्या ये एलन मस्क के बर्बादी की शुरुआत है? जिस तरीके से मार्केट से लेकर के और सारी चीजें गिरती जा रही हैं अमेरिका में, तो क्या वो मस्क की बर्बादी की शुरुआत मानी जाए, या मस्क और ट्रंप की नीतियों से अमेरिका के बर्बादी की शुरुआत मानी जाए? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को और सबको होली की भी शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, एक हमारे यहाँ कहावत है कि अनाड़ी की दोस्ती और जी का जंजाल। ये जो स्थिति है, ये पूरी की पूरी मस्क और ट्रंप की जोड़ी पर सटीक बैठती है। दोनों अनाड़ी हैं और दोनों दुर्भाग्य से दोस्त हो गए हैं और दोनों ही ताकतवर हैं अपने अपने क्षेत्रों में। एक पूरी दुनिया की राजनीति का सिरमौर बना हुआ है और दूसरा पूरे अर्थतंत्र का सिरमौर बना हुआ है, 2 कंपनियों के कारण, टेस्ला और स्टारलिंक, स्पेस एक्स कह लीजिए आप उसको, लार्जर सो। आज बिल्कुल तथ्यों पर अगर आप बात करें तो केवल 1 जनवरी से लेकर के आज 13 मार्च है, राम प्रकाश जी, 72 दिनों में मस्क की संपत्ति जो है 11.50 लाख करोड़, 11.5 लाख करोड़ रुपए घट चुकी है, या उसको डॉलर्स में कहें तो 13.2 अरब डॉलर घट चुकी है। उनकी संपत्ति की जो ये गिरावट है, ये 44% है, 44%। बीते सोमवार को एक दिन में जब टेस्ला का शेयर आपने देखा 15.53% गिरा था एक दिन में, तो अकेले एक दिन में उनको जो संपत्ति का नुकसान हुआ वो 2.53 लाख करोड़, यानी कि 2.5 लाख करोड़। और अगर आप ट्रंप के बनने से 20 जनवरी से लेकर के आज तक की बात करें, 20 जनवरी को ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ था, तब से लेकर दुनिया के जो टॉप पूंजीपति हैं, धनपशु हैं, उनकी संपत्ति में जो गिरावट हुई है टॉप की, उनमें 18 लाख करोड़ की संपत्ति में गिरावट हुई है, जिनमें से अकेले ट्रंप 11.5 लाख करोड़ गंवा चुके हैं। जो मस्क, जो ट्रंप के सबसे करीबी दोस्त है, तो मस्क ने ट्रंप के आने के बाद 11.5 लाख करोड़ रुपए गिरे हैं उनके। और जो ओवरऑल दुनिया की संपत्ति गिरी है, जो टॉप उद्योगपतियों की, उसमें अगर मस्क की बात करें तो अकेले 63.88% का नुकसान उनको हुआ है। 63 अगर 100 रुपए गिरावट हुई है तो 63.88 अकेले मस्क की हुई है। और बीते सोमवार को आपको मैंने जैसे बात की, टेस्ला के शेयर 15.43% गिरे, और ट्रंप के आने के बाद अगर आप बात करें तो टेस्ला के शेयरों में 45% की गिरावट आ चुकी है, 45%, ऑलमोस्ट हाफ यू कैन से। अब इसमें जो आपने सबसे बढ़िया बात कही कि जो ओवरऑल जो स्थितियां हैं, आपने हिंदुस्तान का जिक्र किया, उसमें होना भी चाहिए हिंदुस्तान का जिक्र। दिसंबर 24 में मस्क की जो संपत्ति थी वो 486 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर थी, दिसंबर 24 में, ट्रंप के बनने से जस्ट बाद। तब से लेकर के अब तक उसमें 16 लाख करोड़ की गिरावट हुई है। 11.5 तो इस साल में हुई है, 72 दिनों में, ओवरऑल 16 लाख करोड़ की हुई है। और ये कितने होते हैं जरा ये भी सोचिएगा, और दर्शक हैरान रह जाएंगे। उन्होंने जो गंवा दिए उतनी हमारे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शिव नाडार की जो कुल संपत्ति है वो लगभग उसके बराबर है। इन तीनों टॉप हिंदुस्तानियों की जो संपत्ति है वो 16.62 लाख करोड़ है, और 16 लाख करोड़ मस्क गंवा चुके हैं इन 72 दिनों में। तो ये है इनकी हालत। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मस्क आज की तारीख में दुनिया के सबसे बेचैन उद्योगपति है, सबसे बेचैन, और वो समझना पड़ेगा क्यों है। आपको याद होगा ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने सबसे पहला खेल क्या किया था? यारी दोस्ती की सेटिंग होते ही सबसे पहले उन्होंने ट्विटर खरीदा था 4.45 लाख करोड़ रुपए में। तो इतना पैसा नगद तो था नहीं उनके पास, होता भी नहीं। तो उन्होंने उसके लिए जो धन का जुगाड़ किया वो बैंकों से किया, और कोलेटरल के रूप में, गारंटी के तौर पे उन्होंने क्या रखा था बैंकों में? टेस्ला के शेयर रखे थे। आज उन शेयरों की मार्केट 45% गिर चुकी है, टेस्ला के शेयर मार्केट। अगर ये और गिरी तो आपको क्या लगता है क्या करेंगे अमेरिकी बैंक? अमेरिकी बैंक पहला काम ये करेंगे कि वो ट्विटर को टेक ओवर कर लेंगे। वहां पर मोदी जी वाला स्टाइल नहीं है कि लाखों करोड़ रुपए आप अपने प्रिय उद्योगपतियों के माफ कर दें और आरटीआई में जवाब देने से मना कर दें। वहां तो हर चीज ट्रांसपेरेंट है। अगर ये शेयर और गिरे टेस्ला के, तो ट्विटर किसके पास चला जाएगा? अमेरिकन बैंकों के पास। और मस्क के पतन की शुरुआत यहां से हो जाएगी। और ये वैसे नहीं हुई है,
बहुत सलीके से और करीने से किया गया है, बहुत ही। ये किया है काम चीन और यूरोप ने मिलकर एक काउंटर अटैक के तौर पर, बिल्कुल शांति से। उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया हमारी तरह। उन्होंने इन दोनों को एक स्ट्रेटेजिक अंदाज में कुचलने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। परिणाम क्या हो रहा है? यूएस के अंदर महंगाई बढ़ रही है, रोजगार घट रहे हैं और शेयर मार्केट धड़ाम हो गई है। और यूरोप में टेस्ला की जो बिक्री थी वो बहुत बुरे तरीके से गिर गई है, बहुत बुरे तरीके से। अमेरिका के अंदर मस्क और ट्रंप के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां भी टेस्ला को आग लगाई जा रही है, सारी चीजें हो रही हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो किया वो काम किया चीन ने। आपको पता है टेस्ला चीन में भी है, बनाती है, फैक्ट्री भी है। चीन ने वहां जो अपनी ईवी थी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था इसके टेस्ला के मुकाबले का, उन सब की कीमतों में जबरदस्त गिरावट कर दी है। उससे मस्क अब तड़प रहे हैं। और उस बेचैनी का आलम ये देखिए कि कल आपको याद हो प्रधानमंत्री जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, व्हाइट हाउस के अंदर उनके लिए कार शो का आयोजित किया। किसने? मस्क ने। टेस्ला की सारी कारें खड़ी कर दी लाके। और वो राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास में टेस्ला के या मस्क के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एक लाल कार के अंदर बैठ के उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, ऐसा कि जैसे वो ब्रांड एम्बेसडर हो एलन मस्क के या टेस्ला के। तो इस हालत में ला करके यूरोप ने और चाइना ने चुपके से खड़ा कर दिया है। दोनों दोस्त जोड़ी है ना, दो दोस्त जिस तरीके के मस्क और ट्रंप की जोड़ी थी, आज वो यहां ला करके खड़े कर दिए। ये होता है राष्ट्रवाद कि बिना कोई शोर मचाए अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को औकात दिखा दो और कोई शोर शराबा ना करो। दूसरा हमारे वाला राष्ट्रवाद है कि हमारे यहाँ करना वरना कुछ नहीं है, अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। और जो इसकी मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, सोचिए उसको अभी तक स्पेक्ट्रम नहीं मिला इंडिया के अंदर, उसको अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली है। केवल 2 प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसका। और हिंदुस्तान का आईटी मिनिस्टर क्या करता है? हिंदुस्तान का आईटी मिनिस्टर बधाई दे देता है एलन मस्क को, स्टारलिंक को। हिंदुस्तान में आने पर उनका स्वागत कर देता है। बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, तो फिर वो उसको ट्वीट को डिलीट करके भाग जाता है। ये हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद है और वो यूरोप का और चाइना का राष्ट्रवाद है कि किस तरीके से उन्होंने साइलेंट रहते हुए एक स्ट्रेटेजी के तहत दोनों को औकात दिखा दी, कोई शोर शराबा नहीं किया और परिणाम सारी दुनिया के सामने है। ये है असली रणनीति, जो कूटनीति जिसको आप कहते हैं, अनकंडीशनल सरेंडर वर्सेस नेशनलिज्म एट इट्स पार। वो यूरोप ने और चाइना ने करके दिखाया। सर, अभी आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को भी इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सर, 2 चीजें मैं एक साथ पूछ रहा हूं आपसे। एक तो क्या दुनिया मुट्ठी में करने के चक्कर में मस्क साहब जो है वो बर्बाद हो रहे हैं? दूसरा, सेम यही काम ट्रंप साहब भी कर रहे हैं। जब से ट्रंप साहब ने शपथ लिया, अमेरिका का शेयर मार्केट जो है वो लगातार गिरता गया। शुरुआती जब वो शपथ उनका हो रहा था, शपथ ग्रहण जब 20-21 के आसपास में जब देखा जाता है, मार्केट का ग्राफ स्क्रीन पे दिख भी रहा है, तो वो मार्केट का ग्राफ जो है थोड़ा सा उस समय अनसर्टेनिटी में रहता है कि अभी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। और उसके कुछ दिनों के बाद एकदम से धड़ाम होता है और तब से वो धड़ाम की स्थिति है कि अमेरिकी शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। तो ये कौन सा देश प्रेम है, ये कौन सा राष्ट्र प्रेम है? ये देश प्रेम बिल्कुल नहीं है राम प्रकाश जी, ये हम गलत सोच रहे हैं उसको। ये बेसिकली एक खास तरह की सनक है। देखिए, आप बड़े होंगे अपने कामों से, अपनी नीतियों से। मुझे छोटा करके आप बड़े नहीं हो सकते। ट्रंप की जो नीति है वो क्या है कि वो सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ ठोक दो। टैरिफ को उन्होंने वेपनाइज कर दिया। जो उनके सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर है, जो उनके नेक्स्ट डोर नेबर है, चाहे वो अमेरिका, वो अपने कनाडा हो, चाहे मैक्सिको हो, 25% सीधा ठोक दिया, फिर उसको डेफर कर दिया, फिर ठोक दिया, फिर 4 दिन के बाद विड्रॉ कर लिया, 1 महीना फिर पोस्टपोन कर दिया। चाइना के ऊपर पहले 10% ठोका, फिर 10% ठोका। वो लोग तो शांत बैठने वाले हैं नहीं, उन्होंने टिट फॉर टेट का बदला ले लिया। तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं आपके घर के सामने कुआं खोदूंगा तो गिरूं तो मैं भी गा ना। तो वो कुआं तो खोद रहे थे औरों के लिए और गिरेंगे उसमें खुद भी, क्योंकि निश्चित मानिए कि आज का जो पूरी दुनिया का व्यापार है वो एक ग्लोबल ट्रेड है। वो कोई एक व्यक्ति उसको चाहकर भी कितना ही ताकतवर हो, ट्रम्प डिक्टेट नहीं कर सकता। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड में आप अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं। और आपने आज पूरी दुनिया में और अमेरिका में एक खास तरह की अनिश्चितता का माहौल क्रिएट कर दिया है। हर चीज को आप अपनी भिम्स, अपनी जिद, अपने सनक के सहारे चलाना चाहते हैं। चाहे वो आप टेरिफ वार फाइनली कल्मिनेटिंग इनटू ट्रेड वार। और उसके बाद जो यूक्रेन और रशिया के साथ जिस तरीके का उनका व्यवहार है, खासतौर पे यूक्रेन के साथ, जेलेंस्की के साथ जो कुछ किया, अब उनको अपनी समझ में आई है तो उनके साथ भी सऊदी अरबिया में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कह दिया भाई ठीक है, 1 महीने के लिए हम
वो कर देंगे, युद्ध विराम कर देंगे, सारी बात है। अब रशिया से बात कर रहे हैं। जो पूरी दुनिया का अगर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की आप सोचते भी हो, पहली बात तो ये इतना आसान नहीं है आज के दौर में, फिर भी अगर आप सोचते हैं तो उसका एक तरीका है, उसके लिए अर्थशास्त्रियों की राय ली जा सकती है, और वो ओवरनाइट नहीं हुआ करते। जो राय साहब सदियों की व्यवस्था है, जो दशकों की व्यवस्था है, उसको आप केवल इसलिए बदल देंगे कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो उसका प्रभाव तो अमेरिका की उस पर भी आएगा ना, सारी की सारी अर्थव्यवस्था में भी आएगी, सारी चीजों पर आएगी। आज ट्रंप के खिलाफ उनके ही देश में 50 राज्य है अमेरिका के अंदर, 13 में तो ट्रंप के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उनमें से 2 तो रिपब्लिकन राज्य हैं। जो ये ट्रंप की नीतियों का हाल है। तो ओवरऑल जो है, बेसिकली अगर आपको एक चीज और याद दिलाओ, इसको सारा मीडिया मिस कर रहा है। ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था राय साहब, उसमें आपने देखा होगा उनकी बेटी इवांका ट्रंप, उनका दामाद, उनके दामाद का फादर, पता नहीं कौन कौन, वो सारे उनके स्टाफ में थे। इस बार उनके चारों तरफ आपको कौन दिखाई देता है? केवल और केवल उनसे बड़ा अनाड़ी, एक उनसे भी बड़ा सनकी, एलन मस्क। वो कभी अपने बच्चों को लेके ओवल ऑफिस में घूम रहा होता है, कभी खुद घूम रहा होता है, कभी कार शो कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। तो जो राष्ट्रपति का पद है, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति का पद, उसको इन दोनों ने मिलकर के एक मजाक बना दिया और एक पुअर ऑप्टिक्स बना दिया है, और दुनिया इनकी फिरकी ले रही है, दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपने अब देखा हो, जब परसों 4% अमेरिका का नास्डैक गिरा, जो उसका आईटी इंडेक्स है, तो उसमें बाकी देशों पे फर्क नहीं पड़ा, अकेले अमेरिका का हाल हुआ वो। तो अभी तक आप दुनिया को बर्बाद कर रहे थे, दुनिया की, हिंदुस्तान की मार्केट का हाल देखिए जब से ट्रंप आए, तमाम विकासशील देशों पे, जापान में देख लीजिए, सबसे अगर कम किसी पे इंपैक्ट हुआ है तो वो चाइना पे हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये आदमी क्या कर सकता है, क्या करने वाला है। उन्होंने अपने काउंटर मेजर्स रेडी रखे, और जैसे ही इन्होंने कहा 10%, उन्होंने कहा 10%, इसने कहा 10% एक्स्ट्रा, उसने कहा 10% एक्स्ट्रा। वो लिस्ट तैयार रखते हैं कि अगला अटैक हमने इस चीज पे करना है। तो चाइना इनको प्रोफेशनली ट्रीट कर रहा है। उन्होंने ओपनली इनको थ्रेट दी कि आप टैरिफ वार चाहते हैं उसमें आइए, ट्रेड वार में आते हैं उसमें आइए, और कोई तरह की वार चाहते हैं तो उसमें भी आ जाइए, वी आर रेडी, और वी आर रेडी टिल फिनिश। दूसरा, ट्रंप ने 20 जनवरी को शपथ ली, 21 जनवरी को वहां के विदेश मंत्री रूबियो ने चाइनीज विदेश मंत्री को फोन किया, वही ऊंची आवाज में जैसे करते हैं वो लोग। पहला सेंटेंस, एक सेंटेंस में बातचीत खत्म की कि आप अपनी औकात में रहिए। तो अपनी जो अर्जित एक सम्मान था अमेरिका का एक महाशक्ति के तौर पर, उसको इन दोनों की सनक लगातार गिराती जा रही है, और ये मान लिया कि ये दोनों किसी लायक है नहीं, ये सनक पे काम करते हैं, विम्स और फैंसीज के सहारे, ना तो देश चला करते राय साहब और ना दुनिया चला करती। वही काम अगर आप देखेंगे तो वही काम हिंदुस्तान वाले भी करते हैं। ट्रंप ने 20 जनवरी से लेकर के आज 13 मार्च तक कोई एक दिन मुझे बताइए जिसमें हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने, उनके किसी मंत्री ने या उनके प्रशासन ने भारत के बारे में आपत्तिजनक बात ना की हो। इस डेस्परेशन का कारण समझिए क्या है। एलन मस्क को 95% रियायत आपने टेस्ला में दी। क्यों? क्योंकि उसका बेड़ा गर्क यूरोप में हो गया है, चाइना में हो गया है, अमेरिका में टेस्ला का विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर खड़ी करके गाड़ियां चला रहे हैं। तो उसके लिए हिंदुस्तान कितनी बड़ी मार्केट है, उसमें कितनी बिकेंगी, नहीं बिकेंगी, क्योंकि वो बहुत महंगी कार है, 30 लाख प्लस 35 लाख। तो हिंदुस्तान में उस सेगमेंट में कितनी कारें बिकती हैं। हिंदुस्तान की बाजू मरोड़ के उन्होंने नीतियों में रियायत ले ली, लेकिन क्या वो सफल होंगे? क्योंकि यहाँ के लोगों के तो 100 करोड़ लोगों के पास तो खाने के अलावा कुछ नहीं, तो कौन खरीदेगा उनकी कार? वही 1% टॉप, जो उसके साथी के पार्टनर है एक तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रही से ही कसर, अब अगर आप देखेंगे तो जो स्टारलिंक वाला और जो ये हुआ है अंबानी और इनके साथ, उसका इकोनॉमिक समझिए आप क्या, कितनी खतरनाक चीज है। पूरी दुनिया के अंदर 100 देशों में मस्क का स्टारलिंक है, 100 देशों में। उन सारे देशों में मिलाकर जो स्टारलिंक के कस्टमर्स हैं, आप हैरान हो जाओगे, केवल 40 लाख है। 100 देश, 40 लाख। अकेले हिंदुस्तान के अंदर कितने टेलीफोन यूजर्स हैं पता है आपको? 118 करोड़। उसकी निगाहें इस पर है, और उसका परिणाम देखिए आप क्या है। उसका जो एग्रीमेंट करवाया गया, किसने किया? रात को सुनील भारती मित्तल ने, और सुबह जब आप सो के उठे तब तक मुकेश अंबानी ने। सेम एग्रीमेंट विद 2 कंपनीज। और जो आईटी मंत्री है उसको इतनी समझ नहीं कि ना तो इनको परमिशन मिली, ना इनको लाइसेंस मिला, ना इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली, ना इनको अभी स्पेक्ट्रम मिला है। उसके बावजूद वो मस्क को बधाई दे रहा है हिंदुस्तान में आगमन की। डेस्परेशन, ये इतना डेस्परेशन क्यों, ये इतना डेस्परेशन क्यों है सर? क्या वजह देखते हैं आप इसकी कि भाई आखिर एज अ मंत्री, इसके अलावा वो नौकरशाह रहे हैं, उनको इन सारी चीजों की जानकारी है कि क्लियरेंस नहीं मिला है, कितना बड़ा ये वो है, फिर भी ये डेस्परेशन क्यों? जल्दबाजी है वास्तव में या दबाव है? नंबर बनाने का खेल है, दबाव में।
कि देखिए आई वॉज द हम्म। आईटी मिनिस्टर, आई वॉज द फर्स्ट टू वेलकम मिस्टर मस्क। मस्क के दर देखिए, दुनिया में आप किसी राजा के सामने अपने नंबर बढ़ाओ तो समझ में आता है, राजा के प्यादे के सामने नंबर बढ़ाने का खेल खेल चल रहा है हिंदुस्तान में। यहां पर किसकी चमचागिरी हो रही है? मस्क की। देखिए आप, मस्क को खुश करने के लिए तो किया गया, ये अमेरिका थोड़ी खुश होगा इससे। और ऐसा अश्विनी वैष्णव जैसा व्यक्ति जो कैरियर ब्यूरोक्रेट रहा है, उसको तो इतनी समझ और अकल होनी चाहिए कि तेरे महकमे का मंत्री, तेरा ही डिपार्टमेंट है, तुमने जाके उसको अलॉट करना है स्पेक्ट्रम, सिक्योरिटी क्लियरेंस होम मिनिस्ट्री से आनी है, लाइसेंस तुम्हारे यहां से जाना है। उसको क्या आफत पड़ी थी? जल्दी नंबर बनाने हैं उस दरबार में। और आप एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए, कई बार हम चीजों को ना जोड़ते नहीं आपस में। आप ध्यान कीजिए, जब व्हाइट हाउस में मिलने गए मोदी ट्रंप से, उससे पहले किससे मिले थे? मोदी ट्रंप से पहले मस्क से मिले थे। और वहां पे कौन कौन था? हिंदुस्तान के एनएसए अजीत डोवल, विदेश मंत्री जयशंकर, आपके राजदूत। और वहां कौन था उस डेलीगेशन में? मस्क, उनकी गर्लफ्रेंड, उनके छोटे छोटे बच्चे, और आया, उनके बच्चों की नैनी वहां पर थी। ये आपके डेलीगेशन का लेवल था। आप सीधे ट्रंप से आंखों में आंख डाल करके बात करने की बजाय आप किससे बात कर रहे हैं? उसके प्यादे से। अगर उसके साथ ये बात करनी थी तो वन ऑन वन मीटिंग कर लेते ना उसके घर जाके। कहां समस्या है? मिल सकते हो आप। वो भी ऑफिशियल मीटिंग क्यों रखी है आपने? तो ये दिखाता है कि आपने अपना स्तर कितना गिरा लिया है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और अब कल की इंटरेस्टिंग घटना आपको पता लगी गई होगी कि जो अमेरिका ने जो सम्मन भेजे थे अडानी के लिए, वो सम्मन तामील कराने के लिए गुजरात भेज दिए गए। तो अडानी को बचाने का ही खेल था। अडानी के संबंध भी निरस्त नहीं करा पा रहे हैं, अडानी को संबंध भी तामील करा रहे हैं, मस्क को खुश करने के लिए ओवरबोर्ड जा रहे हैं, चाहे वो टेस्ला का मामला हो चाहे इसका मामला हो। आप सोच करके देखिए, अगर इतने ही राष्ट्रवादी थे मोदी, इतने ही राष्ट्रवादी वैष्णव और ये सारे हैं, तो ये जो अलायंस हुआ स्टारलिंक के साथ, ये आपने बीएसएनएल के साथ क्यों नहीं कराया? ये तो पब्लिक सेक्टर कंपनी, देश की कंपनी थी। बीएसएनएल को पहले आपने बर्बाद किया जियो के जरिए। 2015 याद होगा जब मुकेश अंबानी ने ये जियो जारी की थी, और उसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री के एक पेज के विज्ञापन दिए गए थे। वो बीएसएनएल की बर्बादी की इबारत थी। अब देश के दो बड़े प्लेयर हैं, कौन? अपने एयरटेल और ये जियो। 50% में तो जियो ही है अकेला सब्सक्राइबर बेस। और वो दोनों के दोनों अलायंस कर रहे हैं स्टारलिंक के साथ। इसके जो सिक्योरिटी के जितने भी कंसिडरेशन है वो कहां जाएंगे? आपको पता है हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इंटरप्टर है इंटरनेट का। दुनिया में विश्व गुरु है, सबसे ज्यादा इंटरनेट हमारे यहाँ क्लोज किया जाता है। तो जब स्टारलिंक आ जाएगा उसको कैसे बंद कराओगे आप? आप तो रोज बंद कराते हो, आज एक जिले में कर दो, दो में कर दो, जहां आंदोलन वहां बंद कर दो। वो करेगा क्या आपके लिए? एक, क्या संभव होगा टेक्निकली? दो, सारा डेटा कहां जाएगा? आज की तारीख में दुनिया में लड़ाई अगर टैरिफ की है, बिजनेस की है, तो डेटा की भी है। डेटा इज ए गोल्ड माइन। तो डेटा कहां जाएगा? आपने कह दिया हिंदुस्तान में सर्वर होंगे, लेकिन प्राइमरी होल्ड किसका है? मस्क का। आप कर क्या रहे? आप पूरे देश की सॉवरेंटी को इस तरीके से तश्तरी में रख के दे देंगे उनको। सबसे पहले आपने जो आपकी इंडिजिनस जो कार का वो थी, वो जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी कार जो हमारी फैसिलिटी थी, उसको लेकर के वहां टेस्ला को खुली छूट दे दी, 95% की रियायत। अब आपने टेलीकॉम को दे दिया। उस दिन से डरिएगा जिस दिन क्रिप्टो करेंसी जो कर रहे हैं ट्रंप वहां पर, अगर आपने यहां ये शुरू करवा दी, फिर हिंदुस्तान का क्या हुआ? फिर तो आपका करेंसी पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा। और जिस तरीके से आप सरेंडर करते जा रहे हैं, हु नोस। तो पूरी जो अनिश्चितता का माहौल था, उसमें बैठ करके एक सीरियस थिंकिंग के साथ ट्रंप से बैठ करके दो टूक बात की जाती लेवल प्लेइंग फील्ड में, वो तो कोशिश भी नहीं की गई। ट्रंप ने आपको व्हाइट हाउस में खड़ा करके क्या क्या कह दिया, क्या क्या नहीं कहा, और आप एक शब्द का जवाब नहीं दे पाए। तो उसका अमेरिकन ने एक वो लिया कि ये तो दबे हुए हैं, इनको जितना रगड़ा जा सके रगड़ लो। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं हर जगह पर, पॉलिसी लेवल पर एक ब्लेटेंट अनकंडीशनल सरेंडर दिख रहा है, जो ना चाइना ने किया, ना यूरोप ने किया, ना मेक्सिको ने किया, ना कनाडा ने किया, इवन कोलंबिया ने भी नहीं किया। और हद यह है कि नेपाल तक के भी जो अवैध प्रवासी थे वो भी चार्टेड से वापस आए। आपके हथकड़ियों में है, आपकी आवाज नहीं निकली। दो राष्ट्राध्यक्ष, माई फ्रेंड डोलाल्ड, और उनको आप एक लाइन नहीं कह पाए कि आप हमारे लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं। जब वो व्हाइट हाउस में बात कर रहे थे, आपके लोगों की पगड़ियां उतार के डस्टबिन में फेंकी जा रही थी डिपोर्ट करने के लिए। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां थी। और आप क्या कहते हैं? मैं 56 इंची हूं, मैं वर्ल्ड लीडर हूं, मैं ग्लोबल लीडर हूं, और युद्ध रुकवा देता हूं फोन पर। अरे जो ये ट्रंप और ये मस्क मिलकर कर रहे हैं, इसको आप इफेक्टिवली रोक पाने की छोड़िए, उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा रहे, कोई अल्टरनेटिव भी नहीं दे पा रहे। वो कह रहे हैं, आप कर रहे हो।
और आपके मंत्रियों की हालत यह है कि अपने ही महकमे के बारे में गलत वेलकम कर रहे हैं। किस हैसियत से, किस चीज के लिए स्वागत किया था, जरा बता दीजिए। क्या अश्विनी वैष्णव एयरटेल के और जियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, या भारत के मंत्री हैं, या उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं एलन मस्क के? किस कैपेसिटी में किया उन्होंने स्वागत, बताइए। जब उनका लाइसेंस मिल जाता तो भी आप कह देते कि वेलकम। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो बेचैनी है, ये जो डेस्परेशन है, ये पूरी मोदी सरकार की मनस्थिति को बताती है। और वो मनस्थिति ये है कि किसी तरीके से ट्रंप को राजी ना कर पाओ कोई बात नहीं, उसके प्यादे को ही राजी कर लो। आज भारत की कूटनीति यहां पर आके खड़ी हो गई। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मस्क को खुश कर लेने से क्या बदल जाएगा देश में? आखिर ये खुशी इतनी जरूरी क्यों है? किसी तरीके से अडानी बच जाए। अडानी की अगर सारी पोल पट्टी खुल गई फिर तो बचेगा ही कुछ नहीं। राजा की जान तोते में है, और तोता कौन है आपको भी पता है। स्थितियां यही है राय साहब। दुर्भाग्य की बात क्या है, दुनिया में दो तोते हो गए, एक यहां वाला तोता, एक एलन मस्क तोता, और दो नेता हो गए, एक मोदी एक ट्रंप। उन दोनों की जान अपने अपने तोतों के अंदर है। मोदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना तोता है। अजीत डोवल के खिलाफ आपको पता है पन्नू केस के अंदर अमित शाह का भी कहीं ना कहीं उसमें रेफरेंस आता है। वो एक स्थिति जो है ना, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत सरकार डरी हुई है। और ट्रंप जो पिछले साल सितंबर में मोदी ने उनका मिलने का जो रद्द की थी, जो भी पेशकश की गई है या इन्विटेशन वट एवर इट इज, तो उस बात का बदला एक खास सनक के तहत ले रहा है, और जिसकी कीमत हिंदुस्तान को नीतिगत स्तर पर चुकानी पड़ रही है, जो भगत सेना को और किसी को समझ में नहीं आ रही। अगर आप सोचिए, केवल सोच करके देखिए, क्या कहा था ट्रंप ने, एलन मस्क ने, कि यूक्रेन को घुटनों पे ला दूंगा मैं, उनका स्टारलिंक बंद कर दूंगा। आपको पता है वार टॉर्न कंट्री है। वार टॉर्न कंट्री में सारी टेलीकॉम लाइंस ध्वस्त है, कोई कम्युनिकेशन का नेटवर्क नहीं। केवल और केवल वहां पिछले जब से लड़ाई शुरू हुई है क्या हो रहा है, स्टारलिंक के जरिए ही कम्युनिकेशन है। अगर वो बंद कर दे इसी धमकी के तहत, तो यूक्रेन का तो 1 घंटे में काम हो जाएगा। क्या गारंटी है कि ऐसा सनकी व्यक्ति जो अमेरिका को उस पर बिहाफ पे यूक्रेन को धमकी दे सकता है, कल को भारत को आगे नहीं दिखाएगा? वो आपको समझना पड़ेगा उसकी मनस्थिति क्या है। वो एक मोनोपोलिस्ट है, चाहे कार का क्षेत्र हो, चाहे सैटेलाइट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर वो मोनोपोली चाहता है। और जैसा हमने कहा उस दिन भी हम बात कर रहे थे, बेसिकली क्या है कि जो अडानी और अंबानी और जितने शिव नडान वगैरह, उतनी संपत्ति जितनी उन्होंने कमाई है दशकों में, उतनी तो अगले ने 72 दिन में गंवा दी। प्लस एक उसकी आर्थिक ताकत, प्लस उसकी राजनीतिक ताकत अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऑफिस से आती है, जिसका मिसयूज कर रहा है वो। तो वो आज मिसयूज कर रहा है तो कल बंद कर देगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। आपकी और ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग करेगा, और ज्यादा पॉलिसी के फेवर्स चाहेगा। वो सारी चीजें हिंदुस्तान के लिए कतई अच्छी नहीं। इतना ही नहीं है, व्यापार जब अगर आर्थिक रूप से इतनी ज्यादा असमानता है तो निश्चित तौर पे व्यापार भारत में एक बार सेट होने के बाद ये खतरा जो है वो अंबानी से आगे बढ़ करके शायद अडानी और दूसरे उद्योगपतियों तक भी पहुंचेगा। मुझे लगता है इस ओर भी कम से कम देश और सत्ता सरकार सोचे नहीं सोचे, लेकिन अपने ये जो उद्योगपति हैं उनको अपने बारे में जरूर सोच लेना चाहिए और साथ ही साथ सावधान भी होना चाहिए। उनकी बातें तो मोदी जी भी सुनते हैं, सुनाइए अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।